गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एज़ यू नो, जो अपनी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं फिज़िक्स में जो मैकेनिक्स जो अपना पेपर फर्स्ट है उसकी जो क्लासेज रेगुलर चल रही हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अपनी जो यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं वो चल रही हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट। उसमें जो आपका यहाँ पर पेपर चल रहा है, एक मिनट, जो यहाँ पर आपका पेपर चल रहा है, पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर का नाम है मैकेनिक्स। पेपर का नाम है मैकेनिक्स, ठीक है। मार्किंग आपको पता ही है, 33 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। ये यहाँ पर पेपर फर्स्ट में जो अपना यूनिट चल रहा है, अभी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? सेकंड। क्या नाम है? रिलेटिव रोटेशनल मोशन। रिलेटिव रोटेशनल मोशन, रिलेटिव रोटेशनल मोशन कि आपका सापेक्षिक घूर्णन गति, सापेक्षिक या आपेक्षिक घूर्णन गति, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहां आप स्यूडो फोर्स क्या होता है विद एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपका एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपका वहां पर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रोटेशनल मोशन, कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यही कि पृथ्वी के सापेक्षिक गति, कि रिलेटिव रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की सापेक्षिक गति, जिसके बारे में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर है कि यहाँ पर उसके बारे में क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे, ठीक है। पृथ्वी के सापेक्ष गति, पृथ्वी के सापेक्ष गति कि रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ। मैं लिख देता हूं, रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। क्लियर है? देन इस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे बाकी सभी चीज़ों के बारे में। क्या कि रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बहुत लंबा थ्योरी नहीं है, बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट समझने के हैं, किस तरीके से फैक्टर्स करना, जो आप ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, अब देखते हैं कितने अच्छे से आते हैं। यहाँ पता चलेगा कि आपको फैक्टर्स करना कितने अच्छे से आते हैं। उन चीज़ों के बारे में क्या होगा, यहाँ पर डिस्कशन होगा। क्लियर है? तो देन आपका क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष गति। आप जानते हैं कि आपकी क्या, सबकी अर्थ है, ठीक है। जो अर्थ है वो क्या है, अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और सन के चारों ओर भी क्या कर रही है, आपका ऑर्बिटल मोशन, कि ये आपका सन है, इसके चारों ओर अर्थ इस तरीके से यूं रोटेट करती हुई ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है, और आपका स्पिनिंग मोशन कहाँ पर, खुद की एक्सिस पर, अर्थ इस तरीके से क्या कर रही है, अपनी स्पिनिंग मोशन कर रही है। स्पिनिंग मोशन किसके, कहाँ से, आपके वेस्ट टू ईस्ट साइड में, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्थ टू साउथ जो एक्सिस है, नॉर्थ टू साउथ जो एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ पर अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है, ये आपका रोटेशन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अब अपनी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर अर्थ के रोटेशन के कारण इस पर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, कि कोई पार्टिकल मानेंगे तो उस पार्टिकल पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे। एक तो कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कौन सा,
आपका अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा लगेगा कोरियोलिस फोर्स। कि क्या कि अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस के साथ साथ सन के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और अर्थ का रोटेशन के कारण पार्टिकल पर, अर्थ पर जो पार्टिकल है उस पर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स लगते हैं आपका, एक तो कौन सा, दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, और एक दूसरा फोर्स कौन सा, कोरियोलिस। दूसरा कौन सा, कोरियोलिस फोर्स। दूसरा कौन सा लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है। एक तो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, और एक क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स। आप जानते हैं कि जैसा कि ये दोनों फ्रिक्शियस फोर्स होते हैं, केवल फील होते हैं, इन रियलिटी में नहीं होते, कि दोनों क्या है, स्यूडो फोर्स है, यानी धोखेबाज बल है। और आपको एक खास बात बता दूं, जो कोरियोलिस फोर्स है, जो कोरियोलिस फोर्स है केवल मूविंग पार्टिकल पर वर्क करता है। कि कोरियोलिस फोर्स किस पर वर्क करेगा, ओनली मूविंग पार्टिकल्स पर, कि इट एक्ट्स ओनली मूविंग पार्टिकल, कि जो पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, मूविंग होंगे, उन पार्टिकल पर क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। जो मूविंग नहीं होंगे उन पार्टिकल पर कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, जीरो, शून्य। तो कोरियोलिस फोर्स केवल किस पर लगता है, मूविंग पार्टिकल पर। किस पर लगता है, मूविंग पार्टिकल पर। जो रेस्ट पर होंगे उन पर आपका कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, जीरो। और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपका जो आपका यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये मूविंग पार्टिकल और रेस्ट की आपका गतिशील पार्टिकल और स्थिर, मतलब सभी तरीके के पार्टिकल पर एक्ट करता है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके सभी तरीके के पार्टिकल पर क्या करता है, एक्ट करता है, चाहे वो आपका रेस्ट पर हो, चाहे वो कहां पर हो, आपके मूविंग कंडीशन में हो। तो देन आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां वर्क करता है, आपके सभी तरीके के पार्टिकल्स पर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। कोरियोलिस फोर्स केवल और केवल कहां पर वर्क करता है, मूविंग पार्टिकल पर। कहां पर, केवल मूविंग पार्टिकल पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट, कि अपकेंद्रीय बल का क्या देखेंगे, यहां पर इफेक्ट देखेंगे। क्या, कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस फोर्स का क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसका अर्थ की रोटेशन के कारण। ठीक है, पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं हेडिंग डाल के, हेडिंग को थोड़ा सा अपने बड़े शब्दों में लिख देता हूं। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या देखना है अपने को, इफेक्ट देखना है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए देखो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक अर्थ। क्या बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे यहां पर। ठीक है, देखो मैं क्या लूंगा, अब अर्थ के लिए मैं उसको राउंड शेप में मान रहा हूं, है ना, अर्थ को मैं मान रहा हूं गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, देन मैं उसको मान रहा हूं आपके स्फेरिकल शेप में। देन मैं यहां बना रहा हूं, यहां पर बड़ा बनाया है मैंने। देखो जो आपका अर्थ है वो क्या बनाया है मैंने, काफी बड़ा बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन इसको क्या बनाया, बड़ा बना दिया। देन अर्थ यहां पर देखो, मैं एक अपने को क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन।
जो कहाँ से, अर्थ के सेंटर से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। अर्थ के सेंटर से क्या कर रही है, ये पास आउट कर रही है यहाँ पर। ये मान लो क्या है, अर्थ का सेंटर है। ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, ठीक है। और आपने मान लिया कि भाई अर्थ की एक सरफेस मान ली यहाँ पर, मैं कहाँ मान रहा हूँ, यहाँ पर। हो सकता है डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे लगे आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट बनाने का। आपको चीज़ें समझ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा डार्क हो गया है लाइन, लेकिन आपका डायग्राम ठीक हो गया है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ, ये क्या है आपका अर्थ। अब आपने माना कोई आपके पॉइंट माना P, आपने क्या मानेंगे, इस अर्थ की सरफेस पर एक क्या मानेंगे, पॉइंट मानेंगे कि यहाँ से एक ये पॉइंट मान लिया आपने, जो ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये पॉइंट मान लिया आपने, ये वाला पॉइंट P, ठीक है। ये अर्थ है। आप ये 3D डायग्राम में देखो आपका इस तरीके से, ये आपके मेरे हाथ में एक कोई गोला है, देन उसका अपन ने ऊपर वाला ये बना लिया, तो देन अर्थ के सेंटर से किसी भी आपके यदि स्फेरिकल में किधर भी मैं रेडियस कोई भी ड्रॉ करूँ, उसकी सरफेस पर रेडियस ही होगी कि ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, ये पूरा क्या है, अर्थ है। ये इसके, ये जो आपको दिख रहा है, इसके चारों ओर एक क्या है, आपका स्फीयर है। देन इसके सेंटर से मैं कहीं पर भी सरफेस पर क्या ड्रॉ करूँ, आपका लाइन ड्रॉ करूँ, तो क्या आएगा, रेडियस आएगा। देन क्या बना रहा है, इसका ऊपर वाला इस तरीके से ले लिया, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या बनाएगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपका एक इक्वेटोरियल प्लेन। ये क्या है आपका, एक इक्वेटोरियल प्लेन है। यहाँ ये क्या बन रहा है, दिया मैंने आपका एक इक्वेटोरियल प्लेन, निरक्षीय अक्ष। ये क्या बना दिया मैंने आपका, यहाँ पर निरक्षीय अक्ष बना दिया, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन। जो एंगल यहाँ पर बनेगा इक्वेटोरियल प्लेन से, ये जो एंगल यहाँ पर, इस एंगल को बोल रहा हूँ मैं क्या, आपका लैटिट्यूड एंगल। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर आपका, इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। क्या बोल रहा हूँ इसे, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। ये क्या है आपका, ये जो मैंने मिलाया है, ये ग्रीन वाली, ये वाली लाइन, ये क्या है आपका, ये पॉइंट मान लो, ये सेंटर है O, और ये क्या है, O डैश है, ये क्या है, O डैश है, ठीक है। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल r वेक्टर से। किससे, स्मॉल r वेक्टर से। ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ रोटेशन है। ये r वेक्टर क्या है, स्मॉल r वेक्टर क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन है। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ है पूरा, अर्थ पर रेडियस। ये मत सोचे कि बीच में अर्थ का रेडियस कैसे हो गया, अरे भाई ये पूरा इस तरीके से 3D डायग्राम में, ठीक है। देन वहां क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है आपका, लैटिट्यूड एंगल है। ये क्या है आपका, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। ये क्या है आपका, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। अब आपके माइंड में सबसे बड़ी चीज ये आया होगा कि लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, कि आपका लैटिट्यूड एंगल, इसे बोलते हैं आपका अक्षीय कोण।
अक्षीय कोण, इसे क्या बोलेंगे अपन आपका अक्षीय कोण, अक्षांश कोण, अक्षांशीय कोण या अक्षांश कोण कर लो, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश कोण, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। आप समझो लैटिट्यूड एंगल क्या है कि जो पॉइंट P को अर्थ के सरफेस से, पॉइंट P को अर्थ के सेंटर O से जो मिलाने वाला आपका रेडियल वेक्टर है, जो येलो कलर वाली लाइन है, मैं देखो यहां पर इसको ओवर राइटिंग नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी बहुत काम है इस डायग्राम का। क्या कि आपके क्या है यहां पर देखो सामने कि आपके जो पॉइंट P को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाला जो रेडियल वेक्टर है, मिलाने वाला रेडियल वेक्टर है इक्विटोरियल प्लेन से, ये जो प्लेन बना है ग्रीन कलर में आपका, ये जो प्लेन है ये यहां पर अर्थ की सरफेस पर इस तरीके से, ये इक्विटोरियल प्लेन मतलब निरक्षीय अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। उसे क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड एंगल। क्या कि पॉइंट P को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाला जो रेडियल वेक्टर है, मिलाने वाला रेडियल वेक्टर है आपके इक्विटोरियल प्लेन के साथ, अक्षांशीय कोण के साथ, अक्षांश ये निरक्षीय अक्ष के साथ, ये जो निरक्षीय प्लेन है, निरक्षीय तल है, निरक्षीय तल है, इसके साथ जो एंगल बनाया है ये इसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। इसे क्या बोलते हैं अपन? लैटिट्यूड एंगल। और ये भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? लैटिट्यूड लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले आपने इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या माना कि आपने अर्थ की सरफेस पर एक पॉइंट P माना, जो क्या है, जिसका लैटिट्यूड एंगल क्या है? लैम्डा। तो लैटिट्यूड एंगल क्या होता है? लैटिट्यूड एंगल होता है कि पॉइंट P को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाला रेडियल वेक्टर आपके निरक्षीय तल से मतलब इक्विटोरियल प्लेन से जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। उसे क्या बोलते हैं अपन? लैटिट्यूड एंगल लैम्डा बोलते हैं। क्लियर? इतना लैंग्वेज लिखेंगे। देन आपका जो स्मॉल r वेक्टर है, रोटेशन ऑफ अर्थ, वो रेडियस ऑफ रोटेशन है कि आपकी घूर्णन अक्ष की, आपकी घूर्णन की त्रिज्या है, रोटेशन ऑफ, वो क्या नाम है? रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन है स्मॉल r वेक्टर, और कैपिटल R क्या है? आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर जो पॉइंट P है, जो अपना पॉइंट P है, इस पर क्या मानेंगे? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। इस पर क्या मानेंगे अपन? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। कि अब अपन क्या करेंगे, यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मेरे को कलर लेना पड़ेगा वाइट। ठीक है, क्योंकि वाइट कलर नहीं है ना यहाँ पर। पॉइंट P पर क्या मानूंगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि एक फ्रेम, अरे 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 अरे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करूंगा मैं? एक कंसीडर करूंगा। आप कहीं से डार्क ही क्यों किया इतना? ये बात भी सही थी आपकी। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अरे भाई, ये x डैश मान लिया, ये y डैश मान लिया, और ये क्या मान लिया? आपका z डैश। ये क्या मान लिया? आपका z डैश। थोड़ा सा और सही कर देता हूं मैं इसको, z डैश को, ये लो, अब लग जाएगा z डैश। देन अब आपकी जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रही है भाई, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है? अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। x डैश एक्सिस आपने मान लिया किस साइड में? ईस्ट साइड में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। जो y डैश है वो कहां पर है? आपका नॉर्थ में। y डैश कहां पर है? आपका नॉर्थ में। x डैश कहां पर है? ईस्ट साइड में। y डैश किधर है? आपका नॉर्थ साइड में। और z डैश क्या है? वर्टिकल अपवर्ड। z डैश कहां पर है? आपका वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली क्या है? अपवर्ड है। ठीक है। आपने लैंग्वेज में क्या लिखा? जो अभी आपको लैटिट्यूड एंगल तक बताया। उसके बाद आप लिखेंगे कि पॉइंट P पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, जिसमें x डैश आपका पूर्व दिशा की ओर, आपका y डैश नॉर्थ दिशा की ओर, और z डैश क्या है? वर्टिकली अपवर्ड है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ठीक है। देन क्लियर है सबको? और यहां पर आपका देखो, अब यहां पर देखो,
वर्टिकली अपवर्ड है या और अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रोटेट कर रही है यहां पर, और ये रोटेशन एंगल क्या होगा, ओमेगा होगा या नहीं होगा, रोटेशन एंगल क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा होगा या नहीं होगा। कि यहाँ पे इसको सेंटर पे यहाँ शिफ्ट कर दूं मैं, देन यहाँ क्या हो जाएगा, रोटेशन एक्सिस तब हो जाएगा कि इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया सेंटर को, तो देन आपका अर्थ यहाँ इधर उधर घूमेगा अपनी एक्सिस पर। देन क्योंकि फ्रेम यहाँ बना है तो देन सेंटर भी यहाँ है, तो देन एक्सिस भी कहाँ होगा, रोटेशन एक्सिस यही होगा या नहीं होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा या नहीं करेगा, देन ओमेगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्लियर है। देन ये सारी चीजें आपके यहाँ पर काम आएंगी। अब देखो यहाँ पर मैं एंगल मेंशन करूंगा, क्या करूंगा, अब देखो जो अपनी अर्थ है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, दो पार्ट में ये क्या होगा, कंपोनेंट होंगे इसके। ठीक है, तो कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर एंगल निकालूं, तो एंगल देखो मैं अलग से यहाँ डायग्राम में निकाल रहा हूँ, अलग से एंगल में यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एंगल की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, देखो क्या आपका यहाँ पर डायग्राम किस तरीके का है, कुछ इस तरीके से, मतलब जेड शेप में, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका P है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, O डैश है, ये पॉइंट कौन सा है आपका, O डैश है। क्लियर। देन और अब वैल्यू मेंशन कर देता हूं, ये एंगल क्या है आपका लैम्डा, ये एंगल क्या है आपका लैम्डा, ये क्या है आपका आर वेक्टर, ये क्या है आपका आर वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है आपकी अर्थ की रेडियस कैपिटल आर। क्लियर। देन अब यहाँ पर आपका यहाँ पर फ्रेम किस तरीके से वो भी बना देते हैं अपन, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और आपका ओमेगा ये रहा। ठीक है, तो अब देखो ये लैम्डा है, अब मैं पॉइंट पी को यहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, इधर लिख दूंगा पॉइंट पी ये रहा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर कौन सा कलर यूज करें, ऑप्शन ग्रीन तो बहुत हो गया, ये यूज करते हैं। ठीक है, देन देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आर वेक्टर को, आर वेक्टर आगे बढ़ाया मैंने, क्या किया, आर वेक्टर को आगे बढ़ाया, आर वेक्टर ये बढ़ा दिया। ठीक है, देन अब आप देखें ध्यान से, कहाँ पर, यहाँ ये किधर है आपका, यहाँ पर, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, कौन सा कलर था, ग्रीन, ये जेड डैश है। ठीक है, ये कौन सा है, जेड डैश। अब देखो यहाँ पर आपके आर वेक्टर और ए इसके बीच में लैटिट्यूड एंगल है अल्फा है, तो ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वाइट से मेंशन कर रहा हूँ लैम्डा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। आप सोचेंगे यहाँ तो बड़ा है सर, अरे भाई थोड़ा सा इसको सही कर लो, ये लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत हो जाएगी, ये लो हटाओ इसको एक बार, लैम्डा हटा दो यहाँ से, ये अब ठीक है, आर वेक्टर। देन अब आपका जो ये एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, लैम्डा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, देन अब आप सब लोग जानते हैं कि क्या, यदि ये एंगल क्या है, लैम्डा है, और आप सब लोग जानते हैं कि जेड और एक्स दोनों 90 है, जेड और एक्स यहाँ पर दोनों 90 है, तो ये एंगल, ये और एक चीज़ और, यहाँ से ये पूरा एंगल भी क्या है आपका 90 है या नहीं है। मैं अलग पेन से मेंशन कर देता हूँ इसको, यहाँ पर ब्लैक से, देखो एंगल का ही खेल है, ये एंगल क्या है पूरा 90 है, ये एंगल क्या है पूरा 90 है, ये वाला ओमेगा और आर वेक्टर के बीच में, क्योंकि आर ऐसे है, ओमेगा ओमेगा ऐसे है और आर ऐसे है, दोनों क्या है 90 दिख रहा है, आर ऐसे और ओमेगा, आर ऐसे फिंगर है और ओमेगा ये ब्लैक मार्कर, तो देन यहाँ से ये क्या है 90 है,
तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, यहाँ पर मैं आपका मेंशन कर रहा हूँ येलो कलर से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब ये पूरा 90 है, ये लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला एंगल जो है आप जानते हैं वाई जेड, वाई डैश एक्सिस आपका ऐसे और जेड डैश ऐसे है, मतलब वाई डैश इस तरीके से है ये मेरी तरफ और जेड डैश इस तरीके से, एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। देन ये दोनों वाई डैश और जेड डैश परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका लैम्डा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कितना एंगल आ जाएगा लैम्डा एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। अब चूंकि आपका आर और ओमेगा तो परपेंडिकुलर है, अभी बताया मैंने कि आर ये रहा और ओमेगा ऐसे, देन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो देन ये वाला एंगल कितना बच जाएगा आपका, कौन सा ये वाला एंगल, ये एंगल बच जाएगा दोबारा 90 माइनस लैम्डा, कितना बच जाएगा आपका 90 माइनस लैम्डा। देखो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप सोच रहे हो आपको कहीं पर भी यूट्यूब वीडियो उठा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इस तरीके से एंगल का मेंशन आपको नहीं मिलेगा कि देखो क्या है कि ये अल्टरनेट एंगल से क्या हुआ लैम्डा हुआ जो वाइट से मेंशन है। देन आपको पता है ओमेगा और आर वेक्टर, ओमेगा कैसे ऐसे है और आर वेक्टर यहाँ पर ये है वेक्टर से ये 90 है, ये 90 है, तो देन ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस लैम्डा। अब चूंकि वाई डैश और जेड डैश तो वैसे 90 होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल क्या बचा लैम्डा। अब आपका वही आर वेक्टर और ओमेगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि ओमेगा ऊपर है और आर वेक्टर किधर भी है इधर भी है, ठीक है, तो देन दोनों 90 है, तो देन ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस लैम्डा और ये क्या है 90 है, तो देन आपके सारे एंगल आपको क्लियरली पॉइंट वाइज दिख रहे हैं। आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये चीज़ हटा रही है, ये लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देन अब आपको पूरा डायग्राम क्लियर है या नहीं है, पूरा डायग्राम है या नहीं है क्लियर, क्लियर है। देन अब देखो अपने को क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखना है, तो अपने को उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन की आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन क्या हुआ कि देखो सामने यहाँ पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन क्या, क्योंकि ये डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है। अब देखो सीधी सी कहानी क्या है कि आप लैंग्वेज जो बताइए वही लिखेंगे आप, आपके डायग्राम में एंगल वगैरह सारी चीज मेंशन कर दी है। देन अब देखो घूर्णी निर्देश तंत्रों में घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण क्या होता है, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सब जानते होंगे, ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यही था या नहीं था कि आपका एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या थी, आपके ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। चूंकि बिंदु P स्थिर है, चूंकि बिंदु P स्थिर है, अतः उस पर कोरियोलिस बल का मान 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कोरियोलिस फोर्स केवल मूविंग पार्टिकल पर लगता है, तो देन रेस्ट पर है पार्टिकल, तो देन आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, कि ये जो टर्म है आपकी पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देन आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, क्या वैल्यू बच जाएगी, ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये क्या बचा आपका ए डैश वेक्टर। अब यदि आपका जो एक्चुअल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो क्या है, ए वेक्टर है जो किसके बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है, मतलब ए बराबर क्या हो, जी हो,